ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर नए फ्रीलांसर को होती है कि क्लाइंट को आखिर फॉलो अप कैसे किया जाए। आखिर ऐसे कौन से मैसेजेस भेजे जिससे हम लोग डेस्परेट भी ना लगे और क्लाइंट मैसेज देखने पर भी और उनको रिप्लाई करने पर भी मजबूर हो। अगर आपके साथ भी यही इशू है और आप लोग सोच रहे हैं कि फॉलो अप करने का क्या सही तरीका है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में कि क्लाइंट को ईमेल कैसे करनी है और कौन सा मैसेज करना है जिससे आप लोगों को बेस्ट रिस्पॉन्स मिले। सो इसलिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ईमेल एंड फॉलो अप विद अ क्लाइंट इन अ वे दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन गेटिंग क्लाइंट्स। तो इस टॉपिक को मजीद जानने के लिए हम लोग आगे वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ईमेल्स में डिफरेंस करना बताऊंगी कि कौन सी ईमेल्स क्लाइंट को कन्विंस करती हैं और कौन सी नहीं करती। और ये डिफरेंस आप लोगों को खुद भी पता चल जाएगा जब मैं आप लोगों को वो ईमेल्स दिखाऊंगी। तो चले अब हम लोग एक ऐसे ईमेल की एग्जांपल लेते हैं विच इज नॉट वेल रिटन, मतलब कि वो बहुत बुरा तो नहीं है लेकिन उसमें वो इम्पैक्ट भी नहीं है जो चाहिए होता है एक्चुअल में। तो अब मैं आप लोग को पढ़ के भी दिखाती हूँ और आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और पढ़ने के बाद खुद सोचिएगा कि अगर आप क्लाइंट होते तो आप क्या इसको रिप्लाई करते या नहीं। डियर सर और मैडम, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। आई एम रीचिंग आउट टू ऑफर यू माई सर्विसेज इन ग्राफिक डिजाइन। आई एम एन एक्सपर्ट with many years of experience and I can provide you with the best designs for your brand. I'm passionate about creating high quality designs and have worked with many clients all over the world. Kindly let me know if you're interested so we can proceed further. इस तरह से ये मैंने एक एग्जाम्पल दी है आप लोगों को, जो कि ज़्यादातर ईमेल्स मुझे भी मिलते हैं और अक्सर लोगों को भी मिलते हैं। तो इसमें क्या मिस्टेक्स हैं वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी कि क्यों ये ईमेल्स अपीलिंग नहीं लगते और जिसकी वजह से क्लाइंट रिस्पॉन्स नहीं देते। सबसे पहली चीज जो मुझे नोटिस हुई थी है वो है डियर सर और मैडम। अब ये एकदम एक जेनेरिक मैसेज है, मतलब आपको एक रैंडम ईमेल मिले और उसमें आपका नाम भी नहीं लिखा हुआ है तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस रहेगी आपकी नजर में? बहुत कम, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आपसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं है। आपके डायरेक्ट नाम जब लिया जाता है तो फिर आपको ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि आपसे बात हो रही है। तो सबसे पहली चीज तो स्टार्टिंग पर ही जाती है। अब हम अगर नेक्स्ट चीज की तरफ आ जाएं जो कि ओपनिंग लाइन है, तो उसमें लिखा है कि आई होप यू आर डूइंग वेल। अब ये एक अच्छा पोलाइट जेस्चर तो है, लेकिन अगर आप सपोज करें कि आप क्लाइंट हो और आपको रोज इस तरह के 20 से 30 ईमेल्स आते हो जिसपे सेम इसी तरह की ही ओपनिंग लाइन हो, तो क्या आप उसको रीड करने में इंटरेस्टेड होंगे? नहीं, क्योंकि आपको अक्सर ऐसे ही होते रहते हैं और आप उसे पास कर देंगे। और फिर जब वो फॉलो अप आपको करेगा तो क्या आपको बंदा याद होगा? प्रोबेबली नॉट। तो इसलिए आपको थोड़ा सा मैसेज को यूनिक करना होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ईमेल के कंटेंट की तरफ। वो भी देख लेते हैं कि किस तरह का लिखा हुआ है, क्या ऐसा अपीलिंग है कि जिससे क्लाइंट उसको रीड करे और उसको रिस्पॉन्ड बैक करे। अब जैसे ये कह रहे हैं, आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, आई हैव वर्कड विद मल्टीपल क्लाइंट्स एंड आई कैन प्रोवाइड हाई क्वालिटी वर्क। प्रॉब्लम ये है कि ये प्योरली अबाउट द सेंडर है जिन्होंने मैसेज को सेंड किया है। ये क्लाइंट के बारे में या क्लाइंट के इशू के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो जब तक कि आप क्लाइंट के इशू के बारे में बात नहीं करेंगे तो वो क्यों इंटरेस्टेड होंगे पढ़ने में? और फिर क्लाइंट यही सोचेंगे कि हमें क्या इस बंदे से काम लेना चाहिए, तो उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं होगी क्योंकि आपने ऐसी कोई लॉजिक ही नहीं दी जिसके ऊपर वो आपसे काम लें। तो जाहिर है वो उसको स्किप कर देंगे। और फिर हम लोग एंडिंग की तरफ आ जाते हैं जिसमें लिखा है प्लीज लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड। अब ये एक बहुत ही वीक कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन मतलब कि कोई ऐसी बात जिस पर क्लाइंट एकदम से आपको रिस्पॉन्ड दें या वो एकदम से इसको समझे कि ये उनके लिए ही मैसेज सेंड किया गया था तो वो आपसे आगे बात करें। तो इस तरह के वीक कॉल टू एक्शंस पर क्लाइंट आपको कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं देंगे। अब इसमें ये सब यही कह रहे हैं कि क्लाइंट उनको बता दे कि अगर वो इंटरेस्टेड है या नहीं। तो क्लाइंट इंटरेस्टेड क्यों होंगे जब आपने कोई स्ट्रॉन्ग हुक ही नहीं दिया? तो अब शायद कुछ लोग ये भी सोच रहे हो कि इतनी भी बुरी ईमेल नहीं थी, मतलब कि कंसाइज लिखा हुआ था, टू द पॉइंट था, कोई बहुत लेंथी नहीं था, कम्युनिकेशन भी सही थी। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के जो ईमेल्स होते हैं वो फॉरगेटेबल होते हैं, यानी कि क्लाइंट को ये चीजें क्योंकि रेगुलरली ही रिसीव होती रहती है तो उनको आप स्पेसिफिकली याद नहीं रहेंगे। और क्लाइंट को याद रखवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ यूनिक करके अपने मैसेज को भेजना पड़ता है। और इसमें ज्यादातर हम लोग यूनिक इस तरह से करते हैं कि हम क्लाइंट के बारे में रिसर्च करते हैं और उसके बाद उनके हिसाब से उनको मैसेज भेजते हैं।
ताकि उनको लगे कि हम उनके इश्यूज को जानते हैं और फिर वो हमसे कांटेक्ट ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि उन्हें पता लगेगा कि यहाँ से हमारे इश्यूज का सोल्यूशन मिल सकता है। और अब गुड ईमेल की एग्जांपल भी मैं आप लोगों को दूंगी ताकि आपको समझ में आए कि इसमें नॉट वेल रिटन ईमेल में और एक वेल रिटन ईमेल में क्या फर्क है। तो चलें अब हम लोग देखते हैं एक गुड ईमेल की एग्जांपल, यानी कि जो ज्यादा वेल रिटन है और क्लाइंट को उसमें इंटरेस्ट होगा रीड करने में, क्योंकि ये ज्यादा बेटर तरीके से क्लाइंट के इंटरेस्ट के साथ कनेक्ट कर रहा होगा, तो इसलिए ये ज्यादा वेल रिटन है। और आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको इसमें डिफरेंस नजर आ जाएगा पिछले वाले से, और हम लोग इसको खुद भी पॉइंट आउट करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें इंप्रूव हुई हैं। और एक बात आप लोग याद रखें कि जितना वेल रिटन ईमेल होगा उतना ही क्लाइंट के रिस्पॉन्स आने में भी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब आप लोग इस ईमेल की भी एग्जाम्पल को स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपको ये पढ़कर भी बता देती हूँ। Hey Khadija, I just watched your recent YouTube video and I have to say it was super informative. I've been subscribed to your channel for a while now and I always love how you break things down so clearly. One thing I noticed though is that your thumbnails could use a slight improvement. A more engaging design can actually double your views. I'd love to help with that. Let me tell you a bit about myself. I'm a graphic designer and I specialize in creating high converting thumbnails for YouTubers like you. If you're interested, I'd love to send you a quick redesign as an example. अब आप इसमें फ्री भी यूज कर सकते हैं वर्ड, मैंने इसमें यूज करना भूल गई, और फ्री को आप कैपिटल लेटर में लिखें ताकि उससे अटेंशन ग्रैब ज्यादा होती है और जो ऑडियंस है वो आपको रिस्पॉन्ड करने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और क्योंकि रीडिजाइन का ऑलरेडी ही मतलब यही है कि आपने एज एन एग्जांपल भेजना ही है, तो फ्री वर्ड जो है वो और अटेंशन ग्रैबिंग है। और उसके आगे यू कैन रिप्लाई टू दिस ईमेल और रीच आउट टू मी हियर, और आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दें, लेट मी नो इफ यूड बी इंटरेस्टेड। तो ये इस तरह से ये वाला ईमेल जो था उसको हम लोगों ने लिखा। और अब हम इसमें जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुई हुई है, वैसे तो पढ़कर भी समझ आ रहा है डिफरेंस के बारे में, लेकिन अब मैं इसको आपके सामने बता भी देती हूँ कि क्या इम्प्रूवमेंट है इसमें। सबसे ज्यादा जो फर्स्ट में ही डिफरेंस आया है वो है नेम यूज करने का, क्योंकि ओपनिंग लाइन सबसे ज्यादा मैटर करती है, ये बात मैंने पहले भी कही थी। इस ईमेल में नेम यूज हुआ है तो इससे इंडिविजुअलाइज्ड लगेगा, यानी कि डायरेक्टली मुझसे बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो आपका क्लाइंट भी होगा अगर आप उसका नेम लेंगे तो वो ज्यादा इंटरेस्टेड होगा आगे मैसेज को फर्दर रीड करने में। क्योंकि जब हम लोग नेम को यूज करते हैं तो लगता है कि आप क्लाइंट से डायरेक्टली बात कर रहे हैं और ज्यादा फेमिलियर फीलिंग आती है। एंड सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, रिसर्च करना उनकी चीज के बारे में। हमने जब उनको अप्रिशिएट किया तो उनकी चीज के बारे में रिसर्च किया है, हम जानते हैं कि वो किस बारे में काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपने अप्रिशिएट भी किया और उसके आगे अब आप उनके साथ कनेक्शन भी बिल्ड करेंगे। क्योंकि जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो उससे फील होता है कि जो उनको मैसेज कर रहा है, जो सेंडर है, वो उनसे और उनके काम से ज्यादा फेमिलियर है और उनके इश्यूज को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि एक क्लियर प्रॉब्लम पॉइंट हाईलाइट किया है, यानी कि उन्होंने जो नोटिस किया, जैसे कि थंबनेल्स में इशू नोटिस किया, तो उसके बारे में क्लियरली उन्होंने बताया है कि वो किस तरह से थंबनेल्स को इंक्रीज करेंगे और उन क्लाइंट को इससे क्या बेनिफिट होगा, यानी उन्हें डबल व्यूज आएंगे अगर थंबनेल ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऑडियंस ज्यादा उसके ऊपर आएगी। तो अब ना ये वाली जो टोन है वो कोई साइजिंग लगेगी, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक और एक पॉजिटिव टोन लगेगी कि आप जो आपके क्लाइंट है उनको हेल्प करने की इंटेंशन से आप उनके लिए थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हैं जिससे उन्हीं का बेनिफिट होगा। तो ये इस तरह की जो टोन होती है वो एक तो क्लियर है, दूसरा क्रिटिसाइज नहीं कर रहे आप बल्कि उनके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं। तो इस तरह की टोन रखना जरूरी होता है, तभी आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो किसी भी चीज को पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वैल्यू प्रोपोजिशन दिया है। इसका मतलब है कि इस ईमेल में क्लियरली बताया गया है कि जो आपके क्लाइंट हैं उनको आपको क्यों चूज करना चाहिए। तो उनकी नीड के हिसाब से ही आपने जो है वो बात की। जैसे कि आप एक बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं और आप उनकी जो थंबनेल्स हैं उनको बेहतर करके उनकी मजीद सोशल मीडिया प्रेजेंस को एनहांस कर सकते हैं। तो जो भी आप फैशन आपने उसको
बहुत इसी तरह से ही एक्सप्लेन करना होता है कि आप एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइन, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है वो है, और आप थंबनेल्स को बेटर बनाकर उनकी ओवरऑल जो सोशल मीडिया रीच है या उनकी व्यूज हैं उन सबको इंक्रीज करा सकते हैं। और इससे क्लियरली डिस्क्राइब हो जाता है कि जो सेंडर है वो क्या करते हैं और कैसे हेल्प कर सकते हैं। और दूसरा, ऑफर और CTA यानी कॉल टू एक्शन बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको फ्री डिजाइन ऑफर आप लोग कर रहे हैं, तो ये भी अक्सर एक टेक्निक होती है कि आप फर्स्ट डिजाइन जो है वो एज अ फ्री भेजते हैं, ताकि अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो आपसे अपनी प्रोडक्ट के लिए भी वो चीज बनवा। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो फ्री वर्ड है वो क्लाइंट के लिए ज्यादा अपीलिंग होगा। और क्लोजिंग बहुत सिंपल और फ्रेंडली है कि ना कोई बहुत ज्यादा लग रहा है कि आप उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं, बल्कि आप उनको सिर्फ एक ऑप्शन दे रहे हैं और उन्हें नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जा रहे हैं, सिर्फ यही लग रहा है। और हमें इसी तरह ही उसे सिंपल और नेचुरल रखना होता है। अब ये जो ईमेल हम लोगों ने लिखा है इसकी एक पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, यानी कि ये रैंडमली नहीं लिखा गया है, बल्कि इसको पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वाइज लिखा गया है। और मैं इस स्ट्रक्चर को नेम करती हूँ C3 मेथड। अब C3 मेथड का क्या मतलब है और ये किस लिए स्टैंड करता है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लर्न करना जरूरी है क्लाइंट हंटिंग के लिए। C3 मेथड का मतलब ये है कनेक्ट, कन्विंस, कन्वर्ट मेथड। अब ये 3 चीजें जो हैं वो क्लाइंट हंटिंग में बहुत सिग्निफिकेंट है, जिनको समझना बहुत जरूरी होता है। जो फर्स्ट चीज आती है वो है कनेक्ट करना। आपका जितना अच्छा और नेचुरल आपका क्लाइंट के साथ कनेक्शन होगा, उतना ही प्रोजेक्ट को आपको मिलने में और ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। जब भी आप सबसे पहले स्टार्ट करें तो आप कुछ भी इन रिटर्न ना मांगे। जैसा मैंने पहले एग्जांपल दी कि आप उन्हें रीडिजाइन दे एज एन फ्री, तो जिससे वो और ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप डिजाइन दे रहे हैं या कुछ सैंपल दे रहे हैं, वो देखकर वो आपको प्रोजेक्ट जो है वो ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं देने के लिए। आप उनकी पोस्ट को, उनकी चीजों को लाइक वगैरह भी करें उनके साथ, फॉर रीचिंग आउट टू देम डायरेक्टली फॉर द प्रोजेक्ट, ताकि वो आपके बारे में कुछ ना कुछ जानते हों, ताकि आप उनके कनेक्शन में हों, तो ये भी अच्छा रहता है। और जेनरिक मैसेजेस सेंड करने से ज्यादा बेहतर है कि आप उनसे एक इंडिविजुअल कनेक्शन बनाएं। एक इंडिविजुअल कनेक्शन बनाने के लिए आप उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं, आप उनके रीसेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं, जो पोस्ट करते हैं उस बारे में बात कर सकते हैं। उससे ज्यादा अच्छा लगता है। बिना रिसर्च किए, बिना उनके काम के बारे में देखे अगर आप मैसेज कर देंगे तो वो उनको भी इंटरेस्ट नहीं करेगा आपको रिस्पॉन्ड करने में। अब सेकंड स्टेप आता है कन्विंस करना, यानी कि प्रॉब्लम को हाईलाइट करना एंड प्लस वैल्यू ऐड करना। अब क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए आप लोगों को उनकी प्रॉब्लम पॉइंट को हाईलाइट करना जरूरी होता है, लेकिन पॉजिटिव वे में। आपने उनको ये नहीं दिखाना कि उनके डिजाइन अच्छे नहीं है, बल्कि आपको ये दिखाना है कि ये और भी ज्यादा बेटर हो सकते हैं और आप इस चीज में उनकी हेल्प कर सकते हैं। एंड अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कन्वर्ट, यानी कि हम जब भी कोई कॉल टू एक्शन देते हैं तो हम लोगों ने सिर्फ लेट मी नो पर ही एंड नहीं करना होता है, बल्कि एक ऐसा कॉल टू एक्शन देना होता है जिससे क्लाइंट इंटरेस्टेड हो रिस्पॉन्ड करने में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने गुड ईमेल में ये एग्जांपल दी कि हम आपको फ्री में रीडिजाइन करके एज एन एग्जांपल एक डिजाइन देंगे। तो ऑफ कोर्स हर क्लाइंट ये चेक करना चाहेगा कि क्या आप किस तरह की डिजाइनिंग करते हो, क्या ये उनके लिए वर्क कर सकता है या नहीं। तो ये इस तरह अच्छा कॉल टू एक्शन होता है, बजाय इसके कि हम उसको सिर्फ एक फॉर्मलाइज्ड करके और उसमें डेप्थ भी ना हो ऐसा कोई कॉल टू एक्शन भेजेंगे तो फिर ऑब्वियसली क्लाइंट इंटरेस्टेड नहीं होगा। जब भी हम कोई ऐसी ऑफर या कुछ एक्स्ट्रा देते हैं तो ऑब्वियसली क्लाइंट जो होते हैं वो कन्विंस होते हैं रिप्लाई करने में। अब आपने कोल्ड डीएम्स तो भेज दिए, तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है फॉलो अप करने का। बहुत सारे लोग यहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि अगर रिप्लाई नहीं आया तो यानी क्लाइंट इंटरेस्टेड ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्लाइंट भूल जाते हैं या किसी और काम में भी बिजी होते हैं, इसलिए वो उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए फॉलो अप करना जरूरी होता है। पर फॉलो अप की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो मैं अब आप लोगों को बताऊंगी। बहुत लोग फॉलो अप करते हुए है या एनी अपडेट्स का ही मैसेज सेंड कर देते हैं, जो कि अनोइंग भी लग सकता है क्लाइंट को और थोड़ा डेस्परेटनेस भी लगती है। तो ऐसा ना करने के लिए जो आपको अभी स्क्रीन पर एक मैसेज की एग्जांपल दिख रही होगी, उस तरह का अगर आप मैसेज लिखेंगे तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है और इससे मिलता जुलता ही आप भी कोई अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। और इसीलिए ही आपका जो फॉलो अप होना चाहिए वो बहुत प्रोफेशनल लगे और सामने वाले को प्रेशराइज करना भी ना लगे। फर्स्ट फॉलो अप जो आपने करना होता है वो हमेशा 2 से 3 दिन बाद करना होता है,
इसका मकसद ये होता है कि शायद पहला जो मैसेज था वो मिस हो गया है, ताकि ये ना लगे कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने रिप्लाई नहीं दिया, बल्कि ऐसा लगे कि पहला मैसेज सिर्फ मिस हो गया है, तो इसलिए आपने दूसरा मैसेज करके फॉलो अप किया उनको। तो जो स्क्रीन पर आपको फॉलो अप का एक मैसेज दिखा है, इसी टाइप के आप भी मैसेज अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं, जिससे रिप्लाई के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर फिर भी आपको रिप्लाई नहीं आया तो 3 से 5 दिन के बाद आप दोबारा से फॉलो अप कर सकते हैं। जो मैसेज आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा है वो दूसरे फॉलो अप के लिए है, जो कि आप 3 से 5 दिन के बाद करेंगे, अगर आपको फर्स्ट फॉलो अप पे रिप्लाई नहीं आता है। इसका मकसद ये होता है कि आपने सिर्फ इसमें रिमाइंडर नहीं दिलवाना क्लाइंट को, बल्कि आपने इसमें वैल्यू ऐड करनी है ताकि वो इंटरेस्टेड हो मजीद। और ये आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप कोई हेल्पफुल ऑफर उनको प्रोवाइड करें, जिससे वो कन्विंस होकर आपको रिप्लाई करें। और आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा मैसेज का एग्जाम्पल। मैं ये सारे मैसेजेस जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। और अगर इस टाइम पर भी नहीं आता है रिप्लाई, तो लास्ट टाइम फॉलो अप करना जरूरी होता है। इस बार सिर्फ आपने क्लैरिटी लेनी होती है कि क्लाइंट इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है, ताकि आपको क्लियर हो सके कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं। तो ये वो वेज होते हैं जिससे यूज करके अक्सर क्लाइंट आपको जो है वो मैसेज रिप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसमें आप फर्स्ट में सिर्फ उनको रिमाइंडर दिलाते हैं, सेकंड में आप वैल्यू ऐड करते हैं, अगर उनको वाकई में प्रोजेक्ट आपको देना है तो वो दे दें, और थर्ड में आप फाइनली क्लोज करते हैं कि अगर आपके साथ काम करना नहीं चाहते हैं वो आपको फाइनली बता दें। तो ये वो 3 स्टेप्स होते हैं, और मैंने मैसेजेस जो है वो स्क्रीन पर भी आपके सामने हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं इनको मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट डिजाइनर खदिया को फॉलो कीजिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।